बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। विनर्स एजुकेशन पॉइंट लेके आया है आज आपके लिए। मिशन एमपीपीएससी 11 अप्रैल को जो प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी होनी है उसके लिए सटीक साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम श्रृंखला लेके आए हैं। इस श्रृंखला का ये 4th वीडियो है। इसमें हम 150 टू 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साइंस एमसीक्यू सीरीज का ये 4th वीडियो है, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें। साथ ही हमारे पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप नीचे हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, और इसी तरीके के वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। और साथ ही साथ हमारे विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपीएससी, एमपीपीएससी, व्यापम, पुलिस, एसआई कांस्टेबल, इन सब की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 151 से स्टार्ट करते हैं, 200 तक जाएंगे। पहला क्वेश्चन, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या करता है? अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, तो हम डिटर्जेंट मिलाते हैं पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए, ताकि जो डिटर्जेंट है वो मैल के साथ जो है पेनिट्रेट कर सके मैल में और उसको बाहर निकाल सके गंदगी को कपड़ों से। दूसरा दोस्तों, विलियन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय अमीनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता? इस पीएच मान को क्या कहते हैं? समवैद्युत बिंदु। अगला है दोस्तों, आपने कैलोरी का नाम सुना होगा। अलग अलग खाद्य पदार्थों की अलग अलग कैलोरी मान होते हैं। आपको इसमें यही बताना है किस में अधिक कैलोरी होती है, किस में कम कैलोरी होती है। आपके पास 3 ऑप्शन है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इनको जमाना है आपको सीक्वेंस में। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है दोस्तों कैलोरी वसा में, फिर कार्बोहाइड्रेट्स में होती है। वसा जैसे घी है, मक्खन है, कार्बोहाइड्रेट जैसे केला है या बिस्किट है या चपाती है, और प्रोटीन अंत में आते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है? तो विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है दोस्तों, इसका यदि हम देखें तो इससे होती है दोस्तों रतौंधी। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसका सही आंसर आ जाएगा रतौंधी। अब यहाँ बैकलाइट आप देख रहे होंगे। बैकलाइट जो है वो एक प्लास्टिक होता है, हम ये सभी जानते हैं प्लास्टिक होता है, लेकिन प्लास्टिक में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे योगात्मक बहुलक होता है, इलास्टोमर होता है, सुनम्य प्लास्टिक और ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है दोस्तों, एक बार उसको जो है गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद वो अपना एक शेप ले लेता है, राइट, एक निश्चित शेप ले लेता है, उसको कहते हैं बैकलाइट, राइट। तो यहाँ पे ये सही ऑप्शन आ जाएगा बैकलाइट का दोस्तों हमारा, वो है ताप दृढ़ प्लास्टिक। 156वां क्वेश्चन, वायु प्रदूषक को प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है। अब प्रकाश रासायनिक धुंध आपने देखा होगा, ऐसे शहर जहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ बहुत अधिक होती हैं वहाँ पे आपने प्रकाश रासायनिक धुंध के बारे में सुना होगा। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, इस तरह की आप सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे एक फॉग टाइप का दिखेगा। आप किसी भी मौसम में जाएं, उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध। ये हमेशा दिन में दिखेगा क्योंकि ये सूर्य की रोशनी में ही बनता है प्रकाश रासायनिक धुंध। इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें सम्मिलित है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड सबसे पहले, पेन है, और दोस्तों एक्रोलिन। पेन भी एक तरह का प्रदूषक होता है जिसका नाम है पेन। नेक्स्ट दोस्तों, एक सजातीय श्रेणी खालिस्तान होती है। तो एक सजातीय श्रेणी होती है दोस्तों, सामान्य सूत्र उसके समान होंगे, सजातीय श्रेणी कहलाएगी। अब यहाँ पे आपको बताना है प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन को आप जनरली आप यदि टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे जो साइंस की, तो वहाँ H+ डिनोट करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे यही है आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु, उस पर जो चार्ज लगा हुआ है धनात्मक चार्ज है आयन पे, तो वो आयनीकृत हाइड्रोजन का परमाणु हो जाए। यदि किसी स्प्रिंग में से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दब जाती है, तो वह स्प्रिंग जो क्या होती है धारा प्रवाहित करने पर वो दब जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, घर्षण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? घर्षण का उपयोग जो है कम करने के लिए निम्नलिखित में से रेत का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रेत घर्षण
कम नहीं करेगी बल्कि बढ़ाएगी। बाकी जो भी स्नेहक होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट है, तेल है, बॉल बेयरिंग है, ये घर्षण को कम करेंगे। कोणीय वेग का विमेय सूत्र क्या है? तो विमेय सूत्र हमेशा डिनोट किया जाता है MLT में, राइट। तो यहाँ पे MLT-1 जो होगा वो कोणीय वेग जो डिनोट किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है। 161वां क्वेश्चन, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है तो 104 गॉस का, 104 गॉस का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, सबसे पहले तो आप इसको याद कर लें गॉस। और ये 162वां क्वेश्चन, दो तरंगें जिनके आयामों का अनुपात 5:1 है और जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं तो अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता में क्या अनुपात होगा? तो दो तरंगें जो आयामों का अनुपात है तो इसका 9:4 जो है न्यूनतम तीव्रता का अनुपात इसमें होगा। जूल सेकंड किसकी जो है इकाई है? तो यह है कोणीय संवेग की। केवल जूल यदि यहाँ पे होता तो जूल हमने देखा था कार्य की इकाई रहती है, कार्य की इकाई है, और यहाँ पे आया है चूंकि जूल सेकंड तो कोणीय संवेग की इकाई हो जाएगी। तांबे का एक खाली गोला धनावेशित किया जाता है तब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? अभी खाली गोला है, हमने बहुत बार पढ़ रखा है कि यदि आप कार के अंदर बैठे हुए हैं और बिजली गिरती है तो कार के अंदर जो है उसका आवेश आएगा या नहीं आएगा? तो इसका आंसर रहता है नो, नहीं आएगा, क्योंकि जो खोखला जो गोला रहता है उसके पृष्ठ भाग पर आवेश होता है ना कि अंदर होता है। तो यहाँ पे जो अंदर है उसके कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा और वो शून्य होगा। नेक्स्ट दोस्तों, परम ताप की गणना इनमें से किसके द्वारा की जा सकती है? परम ताप की गणना दोस्तों मूल मध्य वेग के द्वारा की जा सकती है। एक कांच का उत्तल लेंस जिसकी वायु में शक्ति P है, यदि इसे पानी में डुबाया जाता है तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो इसकी P से कम हो जाएगी। ये कांच का उत्तल लेंस वायु में जो काम करेगा पानी में डुबाने पर उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियो अभिक्रिया की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी आपने नाम सुना होगा मैडम क्यूरी का, लेकिन इसको सबसे पहले जो है किसने किया था? बैक्यूरेल, H बैक्यूरेल। ये साल था 1896 जब बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला देखते हैं दोस्तों 168वां प्रश्न, वह मान जो कि ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित में वोल्टेज जो है कम ज़्यादा होता रहता है, ट्रांसफार्मर में धारा भी कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो कभी कम नहीं होती, वो हमेशा एक समान रहती है। जब किसी चुंबक को गर्म किया जाता है तो वह क्या होगा? चुंबक को यदि गर्म किया जाता है दोस्तों तो आप देखोगे कि वह चुंबकत्व को खो देता है, चुंबकत्व को गवा देता है। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी AC करंट, AC करंट अल्टरनेटिव करंट का मापन किसके द्वारा होता है? हमें पता है जो विद्युत धारा का मात्रक एमीटर होता है, तो यहाँ पर उष्ण तार अमीटर द्वारा इसका मापन किया जाता है। सही आंसर उष्ण तार अमीटर द्वारा। प्रत्यास्थता गुणांक के आधार पर तांबा, इस्पात, कांच, रबर का क्रम क्या होगा? सबसे पहले तो आपको प्रत्यास्थता को समझना पड़ेगा। प्रत्यास्थता होती है दोस्तों इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, आप एक स्प्रिंग लेते हो, उसको आप फैला देते हो, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो वह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाता है। इसे उसका प्रत्यास्थता की गुण कहते हैं। इसी गुण के आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक को बनाया गया है, जिसका अधिक प्रत्यास्थता गुणांक वह अधिक जल्दी अपनी पुनः स्थिति में, ओरिजिनल स्थिति में आएगा। तो इसमें आपको आंसर में आएगा दोस्तों सबसे पहले तो रबड़ आ जाएगा। रबड़ आप देखते हो, आप फैलाते हो रबर को, तुरंत वह अपने जो है पुराने शेप में आ जाता है। कांच, तांबा और इस्पात, ये इसका क्रम रहेगा। जब किसी तरल की बूंद के ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तब उस बूंद का आकार किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो बूंदें रहती हैं पानी की, तो आप वो देखते होंगे कि वो बूंदें गोल रहने की चेष्टा करती हैं। ये होता है उनके पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव गुण के कारण, तरल के पृष्ठ तनाव के कारण वो अपने गोल आकार ग्रहण करना चाहती हैं यदि उन पर कोई बल आरोपित ना किया गया हो तो। द्रव्य तरंगें क्या हैं? द्रव्य तरंगें होती हैं दोस्तों ना तो विद्युत होती हैं और ना ही यांत्रिक होती हैं।
अगला है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है। याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है। तब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तब कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम विचलित कौन सा रंग होगा दोस्तों, आप बताइए। आपने तरंगदैर्घ्य को पढ़ा होगा और आपने जो है इन सब कुछ चीज़ों को आपको पता होगा। तो ये है दोस्तों लाल की जो तरंगदैर्घ्य है दोस्तों, लैम्डा से जो है इसको दर्शाते हैं, ये सबसे हाई होती है। सबसे हाई होने के कारण इसका जो विचलन है या फिर जो हम बोलते हैं इसका जो बिखराव है, वो बिखराव सबसे कम होता है। सबसे अधिक यदि यहाँ पे बोला जाता तो वो बैगनी कलर आ जाता, और सबसे कम चूँकि बोला गया है तो ये लाल रंग आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक 500 किलोग्राम की क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 50 मीटर त्रिज्या पर घूमती है, तो उसका अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। तो सिंपल सी इसमें कैलकुलेशन है दोस्तों। इसका जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो 1000 न्यूटन होगा। कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुरूप होगी। कोणीय वेग सदिश की दिशा वृत्तीय पथ की स्पर्शरेखा के सदिश होगी, उसके अनुरूप होती है। किस अंग्रेज काय चिकित्सक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था दोस्तों, आप यहाँ देखिए 1896 में एडवर्ड जेनर ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। 179 निम्न में से किसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है हमारे जो है दोस्तों, एक हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स में होता है। फिर दोस्तों, इनमें से कौन सा अम्ल नींबू और नारंगी में पाया जाता है। तो नींबू और नारंगी को आपने सुना होगा, ये ज़्यादातर इटली और जो भूमध्य सागर के देश हैं उनके आसपास ये पेड़ जो हैं बहुत पाए जाते हैं। तो ये इनको सिट्रस फूड कहा जाता है, सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है, और ये ज़्यादातर भूमध्य रेखीय इलाके, यूरोप वाले इलाके में पाए जाते हैं। तो इसको साइट्रिक अम्ल इनमें पाया जाता है, इसीलिए इनको सिट्रिक फ्रूट्स भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज काय चिकित्सक को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो हमें जिनने चेचक का खोज की थी उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर। बीसीजी का पूरा नाम क्या है। यह दोस्तों बैसिलस कमेटी ग्यूरेन बीसीजी का टीका लगता है, ये हो जाएगा बैसिलस कमेटी ग्यूरेन। इनमें से किसने जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो ये बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, ग्रीस के थे, इनका नाम है दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान बायोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। इनमें से कौन सा पौधा ऑक्सीजन नहीं देने पर श्वसन की प्रक्रिया करता है। तो ऑक्सीजन नहीं देने पर श्वसन की प्रक्रिया जो है कौन सा इनमें से करता है। तो ये दोस्तों क्लोरेला। देन दोस्तों, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है। ये दोस्तों पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन की जो है गंध आपको आती है। यहाँ पे आप एक ठीक कर लें, आतप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ATP है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं, का निर्माण कहाँ होता है। ये होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, इसीलिए क्योंकि ये पावर जनरेट करता है, ATP को उत्पन्न करता है, जो कि पावर हाउस कहलाता है। शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम किसका है। तो शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम है दोस्तों, वो है फेफड़ों का शुद्ध करने का काम इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन इसमें इंक्लूड होती है रक्त में, देखिए जो एक होती है हमारे अंदर वेन और एक होती हैं शिराएँ, एक होती हैं शिराएँ जिन्हें वेन कहा जाता है, और एक होती हैं धमनियाँ यानी आर्टरीज। अब यहाँ पे धमनियाँ जो हैं वो शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं विभिन्न ऑर्गन्स में, राइट, विभिन्न ऑर्गन्स में लेके जाती हैं। ये हमारा हार्ट है, यहाँ से ये वेंस जाती हैं, ये धमनियाँ जाती हैं अलग अलग जगह, और ये शुद्ध रक्त को पहुँचाती हैं हमारे विभिन्न अंगों में। यहाँ से ये वेंस आती हैं, जो अशुद्ध रक्त है उसको लेके आती हैं, राइट। हमारे 4 कंपार्टमेंट रहते हैं हमारे हृदय में, तो ये अशुद्ध रक्त ये यहाँ से
फेफड़ों में जाता है, वहाँ हमारी जो हम सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन इंक्लूड होती है इस अशुद्ध रक्त में, तब जाके वो अशुद्ध रक्त पुनः शुद्ध बनता है और वो पुनः फिर धमनियों के द्वारा विभिन्न जगहों पर पहुंचाया जाता है। तो ये एक्चुअल प्रक्रिया होती है, इसीलिए फेफड़ों को कहा जाता है रक्त को शुद्ध करने का काम करने वाले अंग, इसलिए फेफड़ा हमारा सही आंसर होगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनके नाम पर सन 1900 में नोबेल प्राइज़ शुरू किया गया। नोबेल प्राइज़ स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन की राजधानी है, और साथ ही जो नोबेल प्राइज़ है नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, जिसका नाम है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व है? तो ये है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, इसका जो है NH2CONH2 NH2CONH2 यानी यूरिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा यूरिया। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था, चलिए पहले व्यक्ति का नाम तो सभी को पता है, आप बताइए दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति थे दोस्तों एल्विन एल्ड्रिन। एल्विन एल्ड्रिन, ये भी इनके साथ ही गए थे जो पहले व्यक्ति थे, और पहले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये उन्हीं के साथ में गए थे एल्विन एल्ड्रिन। शरीर का कौन सा हिस्सा अल्जाइमर में प्रभावित होता है? तो शरीर का कौन सा हिस्सा अल्जाइमर में प्रभावित होता है? ये ओल्ड एज की बीमारी है, लोग भूलना शुरू कर देते हैं, याद नहीं रहता है बहुत सारी चीज़ें। ये है दोस्तों मस्तिष्क की बीमारी। निम्न में से किसके द्वारा ब्रेन की बीमारी का पता लगाया जाता है? तो ये दोस्तों EEG, ये को आपने सुना होगा ECG, ये है EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हृदय की बीमारियां जो होती हैं कार्डियो, राइट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ये उसके लिए रहता है। और EEG होता है जो मस्तिष्क की गतिविधियों को मापता है। 193 क्वेश्चन है, किस जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो ये दोस्तों विल्हेम रॉन्टजन। निम्न में से किस उपकरण से समुद्र की गहराई मापते हैं? तो ये दोस्तों समुद्र की गहराई फैदोमीटर से नापते हैं, फैदोमीटर भी बोलते हैं, राइट, और ये अल्टीमीटर भी बोलते हैं। एक फैदम होता है दोस्तों लगभग 4 मीटर के बराबर, तो इसको आपको याद रखना है। अगला दोस्तों, भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का नाम क्या है? ये दोस्तों आर्यभट्ट। निम्न में से क्या शहद का प्रमुख घटक होता है? शहद में कौन सी शर्करा होती है? आप जानते हैं शहद जो होता है मीठा होता है, मीठी होती है शर्करा यानी चीनी। अब इसमें कौन सी चीनी पाई जाती है? फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। तो ये होती है दोस्तों मीठी, जो होती है पके फलों में जो पाई जाती है। आप कोई भी पका फल ले लें उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज हो जाएगा। देन है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने टेलीफोन का आविष्कार किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों? ग्राहम बेल। तो ये ग्राहम बेल सही आंसर। निम्न में से कौन सा फूल दुनिया का सबसे बड़ा फूल है? ये पाया जाता है दोस्तों इंडोनेशिया में पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा फूल, और ये है दोस्तों हमारा रेफ्लेशिया। अगला दोस्तों 199, एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक होता है? तो कौन सा विटामिन लें कि एनीमिया यानी खून की कमी का रोग सही हो जाए? तो इसमें जो है आएगा दोस्तों B12 जो है वो इसमें आ जाएगा। अगला दोस्तों, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 200वां क्वेश्चन है। बेरी जी हाँ, बी की कमी के कारण होता है दोस्तों बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। विटामिन बी को बोलते हैं दोस्तों राइबोफ्लेविन इसका दूसरा नाम है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो यदि आप चाहते हैं तो, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो के लिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक
और अन्य हैंडल्स जो हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे लगातार आपके लिए परीक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, अपलोड की जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।